गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन यूनिट 4 में हमने मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट किया था और हमने एक बेसिक देखा था मैक्सवेल इक्वेशन का। बेसिक 1 मतलब पार्ट 1 में हमने बेसिक 1 देखा था और एक बेसिक 2 भी हमको देखना है ताकि मैक्सवेल इक्वेशन हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अबाउट वेक्टर आपको बताया था कि कोई अगर फील्ड है और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग किस प्रकार से उसका ऑपरेशन डेल ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं, बिकॉज दिस डेल ऑपरेटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसी में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। तो वन स्टूडेंट आस्क मी अबाउट अबाउट कि सर व्हाट इज सोलेनॉइडल एंड व्हाट इज इरोटेशनल। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट एवर लेक्चर आई एम गिविंग टू यू। हम जो भी लेक्चर आपको देते हैं तो बहुत कम ही स्टूडेंट उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वन स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा था कि सर इरोटेशनल और सोलेनॉइडल का तो मतलब समझ में आ गया कि कंडीशन जब डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू जीरो तो हम लोग सोलेनॉइडल बोलते हैं, एंड कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो तो हम लोग उसको इरोटेशनल बोलते हैं। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को हम इस क्लास में उनके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने पहले ये बातें लिख दी। पहला कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड सोलेनॉइडल, एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड इरोटेशनल। अब आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ चार फिगर बने हुए हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। अच्छा, डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है, आपको पता होगा डाइवर्जिंग नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बल्ब जलाते हैं तो लाइट वहां से जो निकलता है वो डाइवर्ज करता है चारों तरफ, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट डाइवर्जेंस। तो उसी प्रकार फील्ड अगर डाइवर्जिंग नेचर का होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट फील्ड बोलेंगे। डाइवर्जिंग नेचर मतलब कि अगर एक पॉइंट है उस पॉइंट से सारे फील्ड क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, दैट इज कॉल्ड व्हाट डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा हो तो हम लोग उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंट बोलते हैं, और फील्ड अंदर की तरफ आ रहा हो तो हम लोग उसको निगेटिव डाइवर्जेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर फर्स्ट देखिए। फिगर फर्स्ट में एक कांस्टेंट फील्ड है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं फिगर ए में, फिगर ए में ये कांस्टेंट है हमारा फील्ड। एक पर्टिकुलर लाइन में ये एक फील्ड हमारा एक्सटेब्लिश हो गया है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फील्ड ना ही मूव कर रहा है और ये पैरेलल टू ईच अदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गया है। तो आप देखिए इस फील्ड के अंदर में डाइवर्जेंस तो है नहीं। डाइवर्जेंस मतलब कि वो बाहर निकले, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आए, तो ये फील्ड कांस्टेंट है। दूसरा बात है कर्ल का क्या मतलब होता है, तो कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब रोटेशन फील्ड को हम लोग कर्ल बोलते हैं। अगर कर्ल हम निकालते हैं इसका मतलब कि हम उसका रोटेशनल मोशन को क्या कर रहे हैं, फील्ड के रोटेशनल मोशन को हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप देखिए ना ही इसके अंदर कोई डाइवर्जिंग नेचर है और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोटेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फिगर ए में जो भी फील्ड है, मान लो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, सपोज दैट हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ए मानते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, इसके अंदर ना ही डाइवर्जेंस है, ना ही ये डाइवर्ज कर रहा है और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार का रोटेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि इस फील्ड का डाइवर्जेंस भी जीरो है और कर्ल भी जीरो है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है डाइवर्जेंस जीरो एंड कर्ल जीरो। तो वेक्टर अगर डाइवर्जेंस जीरो होता है, कर्ल जीरो होता है, तो वेक्टर क्या होता है, सोलेनॉइडल इरोटेशनल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर ए में है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो सोलेनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन मतलब क्या, कि जहाँ पे चार्ज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ले लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप लोगे तो आप देखोगे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होता है प्लस टू माइनस। अब ये फील्ड जो है इट इज नाइदर कन्वर्जिंग, नाइदर इट इज व्हाट कन्वर्जिंग, नाइदर डाइवर्जिंग नॉर इन रोटेशन। ये क्या है, ना ही रोटेशन में है ना ही डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करना मतलब
इस तरह से बाहर निकलना, एक तरीके से फील्ड का वन पॉइंट सोर्स से निकल के पूरा डायरेक्शन में डाइवर्ज होना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फिगर ए जो हमने यहाँ पे बनाया है, इस फिगर ए में जो फील्ड है दैट फील्ड इज नाइदर डाइवर्जिंग नॉर रोटेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये सोलिनॉइडल एज वेल एज इरोटेशनल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना। ठीक है, सेकेंड आप देखो बी देखो तो आप देखो कि रोटेशन नहीं है इसके अंदर। रोटेशन कहने का मतलब इस तरह से घूमता या क्लॉकवाइज घूमता या एंटी क्लॉकवाइज घूमता। ठीक है, इट विल नॉट रोटेटिंग, बट ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इसमें डाइवर्जेंस है। ठीक है, डाइवर्जेंस है मतलब ये पर्टिकुलर, मान लो ये पॉइंट कोई हमने चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। आप देखते भी होंगे कि प्लस क्यू चार्ज आप रख दोगे तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस निकलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो आप देखो कि यहाँ से क्या हो रहा है, फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि डाइवर्ज तो कर रहा है, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस इसका जीरो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस इसका जीरो नहीं लिया है, लेकिन ये इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल कैसे हो, क्योंकि इसका कर्ल जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर रहा है। तो बी वाले फिगर का हमने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन कि इसका डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो एंड कर्ल इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर सोलिनॉइडल नहीं है, बट ये वेक्टर इरोटेशनल है। ये वेक्टर इरोटेशनल है क्योंकि इसका कर्ल जीरो हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो किसी भी चार्ज को आप रख दें, पॉजिटिव चार्ज को रख दें, स्टैटिक चार्ज को रख दें, प्लस क्यू चार्ज अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है, ये प्लस क्यू चार्ज से चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये डाइवर्जेंस है, लेकिन इसके अंदर इरोटेशन नहीं है। ठीक है, थर्ड हम सी फिगर पे आते हैं। आप इस सी फिगर को देखो, इसके अंदर रोटेशन है, इसके अंदर रोटेशन हो रहा है, देख रहे हो ना, ये कैसा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है। ये डाइवर्ज मतलब कि फैल नहीं रहा है आगे की तरफ, ये नहीं निकल रहा है, अंदर की तरफ कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ ये फील्ड रोटेट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डाइवर्जेंस जीरो होगा, लेकिन कर्ल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन आ गया। तो कर्ल इसका क्या हो गया, यहाँ देखो, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो बट कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डाइवर्जेंस इसका जीरो है तो ये वेक्टर फील्ड सोलिनॉइडल तो है, लेकिन कर्ल इसका जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा फिगर है ये इरोटेशनल नहीं है, ये फिगर हमारा इरोटेशनल नहीं है। तो यही बात हमने लिखा, सोलिनॉइडल बट नॉट इरोटेशनल, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में देखते हो एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या आ रहा है, कर्ल, मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, वो राउंड मोशन करके हमारा बन रहा है वो फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि उसका कर्ल जीरो नहीं होगा, मतलब इरोटेशनल वो नहीं होगा, लेकिन वो सोलिनॉइडल होगा। ठीक है, फोर्थ आप देखिए, इसके अंदर फोर्थ देखिए तो इसके अंदर दोनों हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल भी रहा है और रोटेशन भी करते जा रहा है। ये बाहर की तरफ फील्ड निकल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ये रोटेट कर रहा है, आपको ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है ये। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका डाइवर्जेंस भी नहीं जीरो है, इसका डाइवर्जेंस भी जीरो नहीं है और इसका कर्ल भी जीरो नहीं। डाइवर्जेंस जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो डाइवर्जेंस कुछ ना कुछ होगा। कर्ल इसका क्यों नहीं जीरो, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन भी है, तो इसके अंदर दोनों चीज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो, कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने लिखा है कि नॉट सोलेनॉइडल नॉट इरोटेशनल, आप लिख सकते हैं नाइदर सोलेनॉइडल नॉट इरोटेशनल। और इसका एग्जांपल क्या होगा, तो हम पढ़ देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज रीजन विथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी चार्ज रीजन, कोई रीजन है जहाँ पे प्लस चार्ज मान लो है और ठीक है, उसके अंदर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ले आओगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले आओगे तो क्या आ जाएगा आपको, इस टाइप का ये कंडीशन आपको आ जाएगा। तो ये चार कंडीशन आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा कि सोलिनॉइडल क्या होता है और इरोटेशनल
क्या होता है। ठीक है, सोलिनॉइडल मतलब कि डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोलिनॉइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनॉइडल बोलते हैं। और इरोटेशनल का क्या मतलब है कि उसमें सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए। अगर सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी फील्ड में होगा तो हम कहेंगे कि उसका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 है और वो इरोटेशनल नहीं है। अगर किसी भी वेक्टर फील्ड, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड हमारा डाइवर्ज नहीं कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसका क्या है, सोलिनॉइडल। उसका क्या है वो कैसा है, सोलिनॉइडल है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का मतलब आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे ये नहीं कन्वर्ज कर रहा था और ना ही हमारा डाइवर्ज कर रहा था और ना ही रोटेट कर रहा था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, इट इज़ व्हाट, इरोटेशनल एज वेल एज व्हाट, सोलिनॉइडल। ये इरोटेशनल भी है, सोलिनॉइडल भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब ये पूरा कंसेप्ट आपका डाइवर्जेंट, कर्ल, इरोटेशनल, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ये हमारा क्लियर हो गया है, होगा आपको इस एग्जाम्पल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिक 2 पे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एक बेसिक 2 देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के लिए। तो बेसिक 2 में सबसे पहले हमको कुछ टर्म जानने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, फर्स्ट में हमको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को बताने के लिए हम लोग 2 चार्ज को कंसिडर करते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई 2 चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है। तो इस दोनों चार्ज के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज दैट ये डिस्टेंस मैंने R ले लिया, ये R डिस्टेंस। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का हुआ तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये 2 चार्ज प्लस और प्लस है या माइनस है, सेम नेचर का है, तो इसमें क्या, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर एक भी चार्ज अपोजिट नेचर का है तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, that we are going to calculate, and we will calculate that magnitude of the force using a law known as Coulomb's law। और हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए क्या करते हैं, Coulomb's law का एप्लीकेशन करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये दोनों प्लस प्लस चार्ज, सपोज दैट दिस इज प्लस Q चार्ज एंड दिस इज आल्सो व्हाट, प्लस Q2 चार्ज। तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये F, ये चार्ज 1 है तो चार्ज 1 पर सेकंड के द्वारा लगाया गया फोर्स, और ये चार्ज 2 है तो 2 पर फर्स्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। ठीक है, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैं इसमें थ्योरी लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका एप्लीकेशन आपको बताएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि फोर्स 1 2 और F21 which is a vector quantity and this is equal to, ये क्या होगा, this is equal to ये 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon distance between the charge is what, R square into what, AR। this AR is nothing but it is what, unit vector। तो दो चार्ज के बीच में लगाया गया बल किसके द्वारा दिया जाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा। और कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, दिस। तो जहां पे आप ये बोल सकते हैं कि ये इप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इट इज द परमिटिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ स्पेस, या फिर आप इसको एयर बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जनरल हम लोग वैल्यू लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, हम लोग कभी कभी इस इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेशन जब करते हैं, जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तब की बात करते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 10⁻⁹ इंटू 36 पाई भी लेके चलते हैं। दोनों एक ही चीज है, कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आ जाएगा फैराड पर मीटर। ठीक है, और कभी कभी आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट टोटल की वैल्यू आप अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये होता है 9 इंटू 10⁹9, मतलब कि हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ए आर इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट, इट इज अ वेक्टर, इट इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो कूलम्ब्स लॉ द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया उसके डायरेक्शन को बताता है। आइदर फोर्स विल बी विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमारा बताता है। तो जैसा कि आप मान लो कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 10 कूलम्ब चार्ज डाल दिया और यहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज डाल दिया, तो 10 कूलम्ब चार्ज ज्यादा होगा 2 कूलम्ब चार्ज के मुकाबले। तो ये 10 कूलम्ब चार्ज 2 कूलम्ब चार्ज को फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ ए आर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ए आर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अगर मान लेते ये 2 कूलम्ब होता, ये 10 कूलम्ब होता, तो डायरेक्शन किधर लगता, इस डायरेक्शन में लगता। तो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज द रेडियल यूनिट वेक्टर। तो ये आप याद रखेंगे कि फोर्स जो है वो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को देते हैं, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज, ठीक है, एंड अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस 1 स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स हमने डिफाइन कर लिया। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे इसको F1 F2 ना लिख के अब केवल F लिखते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्स ही है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स F। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट अगर बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट हम लोग मैकेनिकल में फोर्स का यूनिट न्यूटन लेते हैं, तो यहाँ भी फोर्स का यूनिट क्या लेंगे हम लोग, न्यूटन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। सेकंड, अब हम लोग एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको ई से दिखाया जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशन में कहीं भी कैपिटल ई अगर आपको दिखाई पड़े तो आपको समझना है कि वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो अब हम मान लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया गया, मान लो कि हमने कंसीडर कर लिए 2 कूलम्ब है और ये 10 कूलम्ब है, तो 10 कूलम्ब चार्ज क्या करेगा, इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो उस समय तो फोर्स इसके द्वारा इस पे नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 कूलम, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, एंड दिस इज व्हाट, 2 कूलम। हम इस चार्ज के अलोंग लाएंगे, Q1 के अलोंग लाएंगे, तो कुछ समय तक हम इसको आराम से ले आएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा। तो वो जो एरिया जहां के बाद से ये चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू करेगा,
दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया, मतलब कि द फोर्स एक्टिंग बाय दिस चार्ज पर यूनिट दिस फोर्स एक्टिंग बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज पर यूनिट दिस चार्ज, मतलब समझिएगा कि Q1 के द्वारा Q2 के ऊपर पर यूनिट Q2 कितना चार्ज लगाया गया, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ कौन सा चार्ज हम ले रहे हैं, Q2 ले रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया। सो दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज में अब फोर्स का वैल्यू आप ऊपर से उठा के पुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है Q1 Q2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर AR है डिवाइडेड बाय व्हाट Q1 डिवाइडेड बाय Q2। तो हम यहाँ Q2 डालेंगे, देखो तो ये Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, तो इट इज नथिंग बट Q1 इंटू व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू व्हाट AR। So this is called the electric field. Electric field is nothing but it is a force per unit charge. Force per unit charge के द्वारा जितना लगाया गया तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। Now you can say what is the unit of this electric field? Newton per coulomb. Newton पर कूलम क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसका एक कमर्शियल यूनिट लेकर के चलते हैं जो कि क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो हम लोग वोल्ट पर मीटर ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर डिफिनेशन से देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप समझ गए कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक टर्म जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया है, हमने दो हॉलो स्फीयर लिया। हॉलो स्फीयर किस तरह से लेना है, एक बड़ा स्फीयर लेना है, उसके बीच में एक छोटा स्फीयर रहेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में हमारा कनेक्शन ना हो, डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। ठीक है, तो एक हमारा स्फीयर होगा, एज्यूम आप कर ले, ठीक है ना, कि एक बड़ा सा स्फीयर है, उसके अंदर में एक छोटा सा स्फीयर है। ठीक है, हॉलो स्फीयर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज व्हाट बिगर स्फीयर, इनसाइड में क्या है हमारा स्मॉलर स्फीयर है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वायर का कनेक्शन किया है इनर स्फीयर से, उसको ग्राउंड कर दिया है स्विच लगा करके। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच को क्लोज करने से क्या होगा कि जो भी मान लो पहले से कोई चार्ज अगर यहाँ पे स्टैटिक चार्ज अवेलेबल हो, प्लस या माइनस, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अंदर वाले स्फीयर को इनिशियली हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल चार्ज फ्री बनाना है। चार्ज फ्री हमको बनाना है, तो हम लोग कैसे चार्ज फ्री बनाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वायर एंड स्विच सिस्टम ऐसे क्लोज करेंगे तो सारा चार्ज मान लो अगर होगा भी उसके ऊपर तो वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा। तो जैसे वो चार्ज फ्री हो जाएगा तो हम लोग स्विच को फिर से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे प्लस चार्ज हम देंगे, हम ऊपर वाले स्फीयर पे क्या देंगे, प्लस चार्ज देंगे। ठीक है, ऊपर वाले स्फीयर पे हमने क्या दिया, प्लस चार्ज दिया। ठीक है, तो जैसे हम ये प्लस चार्ज देंगे उसके बाद हम अंदर वाले स्फीयर के आउटर सरफेस को अगर हम देखेंगे, अगर उसको व्यू करेंगे, उसको जांच करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जितना प्लस चार्ज हमने इसके ऊपर दिया है उतना ही माइनस चार्ज इसके ऊपर क्या आ गया है, आ गया। आइडियली ऐसा होता नहीं कि इक्वल अमाउंट ऑफ आता है, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो कुछ तो लॉसेस होगा। लेकिन आइडियल कंडीशन में हम ये कहते हैं जितना प्लस चार्ज मैंने ऊपर में दिया है उतना माइनस चार्ज इस इनर स्फीयर के अंदर आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, इनिशियली तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, ये चार्ज फ्री था क्योंकि हमने इसको ग्राउंड कर दिया था स्विच के मदद से, फिर स्विच को ओपन कर दिया
फिर हम अंदर वाले स्फीयर का स्टडी अगर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर निगेटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्लस चार्ज इसके ऊपर दिया तो निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ गया होगा, क्योंकि इससे पहले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब ये है कि बिगर स्फीयर से स्मॉलर स्फीयर की तरफ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग साई से दिखाते हैं, फाई से नहीं, हम लोग साई से दिखाते हैं। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हमारा क्या हुआ? क्यों हुआ, ठीक है। चार्ज आइदर पॉजिटिव और व्हाट? निगेटिव। अगर यहाँ निगेटिव लेते तो यहाँ पॉजिटिव होता, पॉजिटिव लिए तो निगेटिव होता है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करते तो प्लस माइनस की बात हम नहीं करते, ठीक है। एक्चुअली आप चार्ज देखेंगे तो दिस चार्ज इज व्हाट? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट किस पे होता है? प्रोटॉन पे। और ये किसके बराबर होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमारा क्या होता है? क्वांटाइज होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा साई है, ठीक है ना, साई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इज व्हाट? इट इज ए चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज ए चार्ज। ये हमारा क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब देखो कि अगर ये किसी सरफेस एरिया पे होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मान लेते ये कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस पे मैंने मान लो ये प्लस 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 ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने एक स्मॉल एरिया लिया यहाँ पे। इस एरिया के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। हम लोग कैसे निकालेंगे? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, और ये चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इट इज व्हाट? डी, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इट इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया आप लेंगे, रेशियो है, तो फ्लक्स को आपको आप साई से रिप्रेजेंट किए, एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम स्मॉल भी ले सकते हैं, हम लोग स्मॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल एरिया ले सकते हैं तो स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक आपको ये जानना है कि अगर ये डी टर्म कहीं भी मैक्सवेल इक्वेशन में आपको दिखाई पड़े तो आपको बताना है इट इज व्हाट? नथिंग बट इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया दिस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट? ई। एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट? ई, ठीक है। मतलब कि डी और ई के बीच रिलेशन होता है, तो डी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर में हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अदरवाइज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और एनी मटेरियल जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो हम एयर में चार्ज पार्टिकल को मान रहे हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो व्हेन यू पुट दिस वन, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू आपको याद होगी क्या आया था? Q2 अपॉन व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू व्हाट? यूनिट वेक्टर इसका AR, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट व्हाट? नथिंग बट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हट गया आर स्क्वायर इनटू व्हाट? AR। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है। तो यहाँ से आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि दिस व्हाट इज दिस इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज चार्ज। तो चार्ज इसका यूनिट हम कैसे देंगे, तो यूनिट देंगे चार्ज का यूनिट कूलम्स, और पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ये क्या है हमारा यूनिट। तो ये तीसरा चीज आपको, चौथा चीज आपको इसमें क्लियर हो गया। डी कहीं भी आएगा कैपिटल डी, तो इस कैपिटल डी को आप इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा किसी मटेरियल में हमने अभी आपको बताया है कि एक्चुअल इक्वेशन ये होता है एप्सिलॉन इनटू व्हाट ई। अगर हम एयर की बात करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू व्हाट डी ई, और एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, तो हम एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिख सकते हैं। तो दिस इज योर व्हाट कंसेप्ट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ कंसेप्ट आपको इसमें बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टर्म और भी आपको आएगा, जैसे एक टर्म आपको आएगा इसमें J, current density, which is nothing but what, current density, which is also a vector quantity, it is given by J। ठीक है, तो ये current density J, this is equal to current per unit area, किसी एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है ना, दिस विल बी गिवन बाय, अगर हम करंट की बात करें तो इट इज आल्सो गिवन बाय क्लोज्ड एरिया J डॉट ds। ठीक है, एक को इधर लेंगे, अगर स्मॉल ए की बात करेंगे तो हम लोग ये इक्वेशन भी दे सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, बीच में डॉट प्रोडक्ट है और ये दोनों वेक्टर है, इसका क्लोज इंटीग्रेशन हमने किया है। ठीक है, तो ये हम लोग करंट डेंसिटी दे सकते हैं। ठीक है ना, अब करंट डेंसिटी जो होगा ये दो प्रकार का, एक कंडक्शन करंट डेंसिटी और दूसरा हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार का होगा। तो दोनों प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग इसको दे सकते हैं। तो आगे हम लोग जब मैक्सवेल इक्वेशन पे चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ और देखेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल क्या होता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, और H जहां पे होगा इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये जो दो टर्म आपको इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक, ये आपका बेसिक है किसका, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के लिए ये सारे टर्म आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो जो टर्म जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको उसी के नाम से जानना है, जैसे B जहाँ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको जानना है, D होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जानना है, E अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और J होगा तो वो क्या है, एक करंट डेंसिटी है, कंडक्शन करंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट हो सकता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग J, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट दिस इज व्हाट, कंडक्शन करंट JC, इट इज गिवन बाय सिग्मा इनटू E। ठीक है, सिग्मा इनटू E मतलब क्या, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD से हम लोग
दिखाते हैं, इट इज नथिंग बट डेल डी अपॉन व्हाट, डेल टी, वेयर डी इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो जितने भी इसमें सिंबल हैं सारे सिंबल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मैक्सवेल इक्वेशन। थैंक यू।